दादी बीमार हैं, उन्हें लीवर कैंसर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी शुरुआती स्टेज है, विनय ने फोन पर कहा। डॉक्टर ने शहर के बड़े अस्पताल में इलाज करवाने को कहा है। तुम दोनों बहनें तो अब शहर में सेटल हो चुकी हो, तुम्हें तो सब पता होगा। दादी का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो, हम लोग थोड़ी देर में निकलेंगे। वहां पहुंचते ही दादी को डॉक्टर को दिखा देंगे। सुना है इलाज के लिए पहले कुछ पैसे जमा कराने होते हैं, तो वो भी कर देना। भले तुम्हारे मम्मी पापा अब नहीं रहे, पर दादी तुम्हारी भी तो है। अब तक तुम दोनों बहनों ने दादी दादा के खर्चों में कभी हाथ नहीं बटाया। अब जब दादी बीमार है, तो तुम्हें उनके इलाज का खर्चा उठाना चाहिए, ताकि अब तक का कर्ज उतार सको। विनय की बात सुनकर रिया का चेहरा तमतमा गया। उसे अपने मम्मी पापा को खोए हुए 10 साल हो गए थे। उनके गुजरने के बाद रिया और पूजा को उनके लाइफ इंश्योरेंस से करीब 20 लाख रुपए मिले थे। ठीक है, दादी दादा को हिस्सा मिलना चाहिए था, क्योंकि वो पापा के माता पिता थे। मगर उस वक्त दोनों बहनें नाबालिग थीं, इसलिए दादी दादा ने अपनी औकात से ज्यादा पैसा हड़प लिया। रिया को अच्छी तरह याद था कि कैसे दादी दादा ने उस पैसों का आधा हिस्सा अपने पास रख लिया था और फिर अपने बेटों बहुओं में बांट दिया था। हर चाचा को 1.5 लाख रुपए दिए थे और बुआओं को 20-20 हजार, जबकि बाकी पैसे अपनी रिटायरमेंट के नाम पर रख लिए थे। उस वक्त रिया भले ही 10 साल की थी, मगर उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। उसे आज भी याद था, जब गांव के पंचायत ऑफिस में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें दादी दादा, चाचा चाची, बुआएं, खुद रिया और पूजा भी मौजूद थी। उस एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि बहनों को दादी दादा के खर्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने इंश्योरेंस की मोटी रकम का बड़ा हिस्सा दादी दादा को दे दिया था। 3 कॉपीज थी उस एग्रीमेंट की, एक बहनों के पास, एक दादी दादा के पास और एक पंचायत के पास। इतना सब होने के बाद भी विनय की हिम्मत देखो। आज वह उन्हीं पर आरोप लगा रहा था कि उन्होंने कभी दादी दादा के खर्चों में मदद नहीं की। सच्चाई तो ये थी कि जब उनके मम्मी पापा की मौत हुई थी, तो गांव के किसी भी रिश्तेदार ने उन दोनों बहनों को सहारा देने की जहमत नहीं उठाई थी। दादी दादा ने इंश्योरेंस का आधा पैसा अपने पास रख लिया था, तो मम्मी के मायके वाले भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी 4 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। आखिर में दोनों बहनों के पास सिर्फ 2 लाख रुपए ही बचे थे। पूजा उस समय सिर्फ 15 साल की थी। उसी ने माँ बाप का अंतिम संस्कार करवाया, फिर स्कूल के फॉर्म भरवाए, रिया को हॉस्टल में दाखिला दिलवाया। उसकी पढ़ाई, रहने खाने का इंतजाम सब उसी ने किया। उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, बल्कि खुद अपने पैसों से जिंदगी चलाई। इन रिश्तेदारों ने तब तो कोई मदद नहीं की, लेकिन जैसे ही पूजा की शादी की बात आई, सबके सब ऐसे दौड़े जैसे पैसा बन रहा हो। उन्हें लगा अब परिवार को फिर से हिस्सा मिल सकता है। अब जब दादी बीमार पड़ी हैं, तो फिर वही ड्रामा शुरू कर दिया। रिया ने फोन पर सीधा जवाब दिया, मिस्टर रॉय, अगर मुझे सही याद है तो आप मुझसे पूरे 12 साल बड़े हो। जब मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था, तब आप 22 साल के थे। उस वक्त आप खुद मौजूद थे जब इंश्योरेंस के पैसे बन रहे थे। क्या आपको वाकई याद नहीं कि हमसे लिखित समझौता हुआ था कि हम पर दादी दादा के खर्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? आपने खुद दादी दादा से मिले 1.5 लाख रुपए से अपना घर बनवाया था। दादी दादा के लिए जो 1 लाख रुपए रखे गए थे, वो भी उनके रिटायरमेंट के लिए ही थे। हमारे मम्मी पापा की मौत के पैसे से मजे कर चुके हो, और अब तुम इतनी बेशर्मी से हमसे पैसे मांग रहे हो। शर्म नहीं आती? उस जमाने में 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम थी, एक शानदार घर बनवाने के लिए काफी थी। रिया ने ताना मारते हुए कहा, ओह, माफ कीजिए, मैं भूल गई थी कि आप जैसे लोगों में शर्म कहाँ होती है। सुन लो विनय, मुझे तुम्हारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने गुस्से में कॉल काट दी। विनय ने फिर कॉल करने की कोशिश की, मगर रिया ने उसे सीधे ब्लॉक कर दिया। पूरी बातचीत सिद्धार्थ ने भी सुन ली थी। उसे बस इतना ही पता था कि रिया ने बचपन में माँ बाप को एक्सीडेंट में खो दिया था और फिर बहनों ने मिलकर इंश्योरेंस के पैसे से पढ़ाई और जिंदगी संभाली थी। ये बात उसे सिर्फ दादी से पता चली थी। अब सिद्धार्थ को समझ आया कि क्यों रिया और पूजा के बीच इतना गहरा रिश्ता है। आखिरकार, इतने सालों से उनके पास बस एक दूसरे का ही सहारा था।
सिद्धार्थ के मन में ख्याल आया कि शायद अब उसे रिया के बीते कल के बारे में और गहराई से पता करना चाहिए। रिया ने खुद कभी अपने परिवार के बारे में सिद्धार्थ से बात नहीं की थी और उसने भी कभी दिलचस्पी नहीं ली थी। ब्रेकफास्ट करने के बाद सिद्धार्थ ने कार की चाबी उठाई ताकि वो रिया को उसके ऑफिस छोड़ सके। जैसे ही दोनों सीढ़ियां उतर कर नीचे आए, नीचे खड़े बॉडीगार्ड्स अचानक तितर बितर हो गए और ऐसे एक्ट करने लगे जैसे वो बस रास्ते से गुजरने वाले आम लोग हों। नीचे खड़ी लग्जरी कारों को देखते हुए, जिनमें एक रोल्स रॉयस भी थी, रिया ने हैरानी से सिद्धार्थ से कहा, पता था ये सोसाइटी हाई फाई है, लेकिन यहाँ रोल्स रॉयस भी खड़ी मिलेगी, ये तो सोचा ही नहीं था। उसके दिमाग में सवाल था, रोल्स रॉयस वाला इतना अमीर है तो उसे बड़ी सी कोठी में रहना चाहिए, फिर यहाँ अपार्टमेंट में क्यों रह रहा है? शायद ऑफिस या बच्चों की स्कूल के पास होगा, इसलिए। रिया के लिए अमीरों की दुनिया समझ पाना नामुमकिन था। सिद्धार्थ ने बड़े कूल अंदाज में जवाब दिया, हाँ, कभी कभी लोग बाहर से सीधे सादे दिखते हैं, पर अंदर से बहुत अमीर होते हैं। कई लोग होते हैं जो करोड़ों में खेलते हैं, पर सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। रिया मन में सोचने लगी, रोल्स रॉयस और लो प्रोफाइल, हद है। सिद्धार्थ अपनी सिंपल सी कार में उसे शॉप छोड़ने ले गया, एक ऐसी कार जो मुश्किल से 10-12 लाख की थी। सिद्धार्थ के जाते ही बॉडीगार्ड्स फिर से इकट्ठा हो गए और इशारों इशारों में प्लान बनाया कि वो सिद्धार्थ को चुपचाप फॉलो करेंगे। जैसे ही वो रिया को ऑफिस छोड़ देगा, फिर उसे ऑफिस तक एस्कॉर्ट करेंगे। रिया को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसका सीधा सादा पति असल में वही रोल्स रॉयस वाला छुपा हुआ अमीर आदमी है। वो तो अब भी यही सोचती थी कि सिद्धार्थ बिल्कुल आम इंसान है, जो उसे सस्ते सुभ में छोड़ने आता है। शॉप जाते वक्त रिया ने अपनी बहन पूजा को कॉल करके दादी की तबीयत वाली बात बताई। उसने साफ साफ कहा कि रॉयस परिवार अब दादी को शहर के बड़े हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाना चाहता है, लेकिन हमें इनका बिल भरने की गलती नहीं करनी है। भले ही सालों से दोनों बहनों का अपने गांव से कोई मतलब नहीं रहा था, लेकिन वहां की खबरें अब भी उन तक पहुंच जाती थी। सुना था कि उनके रिश्तेदार अब खूब ऐश कर रहे हैं, उनके कजिन्स के अपने अच्छे खासे बिजनेस और करियर हैं। रिया ने कहा, दादी के इलाज का जिम्मा हमारा नहीं बनता। उनके पास अपने ढेर सारे बेटे बेटियां और पोते पोतियां हैं। पूजा तो वैसे भी रिश्तेदारों के नाम से आग बबूला हो जाती थी। वो 5 साल बड़ी थी रिया से, और रिश्तेदारों की असलियत अच्छे से जानती थी। उसे दोनों तरफ के रिश्तेदारों से नफरत थी। पूजा ने हंसते हुए कहा, मेरे पास ना पैसे हैं और ना देने का इरादा, और अगर होते भी तो उस औरत पर 1 रुपये भी खर्च नहीं करती। रिया, अब उनके किसी भी कॉल का जवाब मत देना, सबको ब्लॉक कर दे, ये लोग खून चूसने वाले हैं। अगर एक बार भी तू झुक गई तो फिर ये कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। पूजा को ये बात पहले ही जिंदगी में भुगत कर समझ आ चुकी थी। रिया मुस्कुरा कर बोली, मैं पहले ही ब्लॉक कर चुकी हूँ दीदी। अच्छा किया, अब मैं भी निश्चिंत हूँ। अच्छी बात यह थी कि रॉयस फैमिली को उनकी कर्ट एड्रेस का पता नहीं था। पूजा तो शादी के बाद अपने पुराने पते से भी शिफ्ट हो चुकी थी। ऊपर से जब उन्होंने बेहयाई से शादी के वक्त पैसे मांगे थे, तब पूजा ने सबको घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। अब उन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो फिर से पूजा के दरवाजे पर आएं। पूजा बोली, रिया, सिद्धार्थ को आज रात डिनर पर बुला लेना। रिया ने सिद्धार्थ की ओर देखकर पूछा, दीदी ने कहा है आज रात उसके घर डिनर पर चलना है, तुम्हारे पास टाइम है क्या? सिद्धार्थ ने बड़े ही प्यार से जवाब दिया, चलेंगे, जब उन्होंने बुलाया है तो हाँ बोल दो। पिछली रात जो उनका झगड़ा हुआ था, उसके बाद सिद्धार्थ भी थोड़ा नर्म पड़ गया था। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, इसलिए अब उसने तय कर लिया था कि रिया की हर बात माननी है। रिया ने अपनी बहन से फोन पर कहा कि वो और सिद्धार्थ आज रात डिनर पर जरूर आएंगे। जैसे ही रिया ने पूजा का कॉल काटा, सिद्धार्थ ने पूछा, क्या तुम्हारे रिश्तेदारों से अब भी बनती है? रिया ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, बिल्कुल भी नहीं। उसने आगे कहा, जब मैं 10 साल की थी, मम्मी पापा का कार एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उस वक्त हमारे माँ पापा की दोनों तरफ के किसी भी रिश्तेदार ने हमें अपनाने की जहमत नहीं उठाई। सबको बस इंश्योरेंस के पैसे चाहिए थे। चूंकि मेरे चाचा ताऊ को उस पैसे पर सीधा हक नहीं था, उन्होंने दादा दादी को हमारे पीछे लगा दिया था,
ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसे निकलवाए जा सकें। वैसे भी पापा घर में सबसे छोटे थे, इसलिए उनकी उतनी इज्जत नहीं थी। दादा दादी का सारा प्यार अंकल्स के लिए था। उन्होंने हमसे कहा कि अगर हम परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे तो वो हमें ज्यादा हिस्सा दे देंगे। उन्होंने 10 लाख रुपए ले लिए और एक एग्रीमेंट साइन कर दिया, जिसमें लिखा था कि अब हमसे उनका कोई नाता नहीं और न ही हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारे मम्मी पापा के बनाए 2 मंजिला घर में भी कब्जा जमा कर बैठ गए। बोले कि अब घर उनका है, क्योंकि मम्मी पापा रहे नहीं। दादा दादी का कहना था कि हमें घर की जरूरत ही क्या है, हमें तो वैसे भी किसी मर्द से शादी करके उसके भरोसे रहना होगा। हम उस वक्त छोटी थी, किसी ने हमारी बात भी नहीं सुनी और घर पर दादा दादी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया। स्कूल की छुट्टियों में जब कभी हम गांव जाते भी थे तो ऐसे घूरते थे जैसे हम घर छीनने आए हैं। पूजा कहती है कि मम्मी पापा के नाम की रजिस्ट्री है, जब दादा दादी नहीं रहेंगे तब कोर्ट में केस करके हम घर वापस ले लेंगे। किसी भी कीमत पर वो घर चाचाओं के नाम नहीं जाने देंगे। सिद्धार्थ ने गंभीर लहजे में कहा, जब कोर्ट जाने का वक्त आए तो मुझे बताना। मुझे अच्छे वकील पता है, मदद कर दूंगा। रिया ने सर हिलाया, जरूरत पड़ी तो जरूर कहूंगी। शायद उस दिन तक उनकी जिंदगी बहुत बदल जाएगी। हो सकता है तब तक उनकी शादी भी टूट चुकी हो। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, तुम्हारी मम्मी के परिवार वालों ने कभी तुम्हारा साथ दिया? आमतौर पर मम्मी के मायके वाले थोड़ा भावुक होते हैं, लेकिन रिया का चेहरा अचानक सख्त हो गया। उसने कड़वाहट से कहा, मम्मी की किस्मत हमेशा खराब रही। उन्हें तो खुद अनाथालय से गोद लिया गया था। नानी नाना ने बस औपचारिकता निभाई थी, उन्हें कभी असली बेटी जैसा प्यार नहीं मिला। मम्मी के जाने के बाद भी उन्हें लगता था कि उन्होंने बेकार में मम्मी को पाला। उन्होंने भी इंश्योरेंस के 4 लाख रुपए ले लिए। हमारे हिस्से में सिर्फ 2 लाख बचे थे। किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। सबको बस अपना फायदा दिख रहा था। अगर गांव के कुछ ईमानदार लोगों ने दखल न दिया होता तो शायद हम दोनों के हाथ कुछ भी न आता। रिया की आंखें भर आईं। उसने खिड़की की तरफ मुंह फेर लिया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इतने सालों बाद भी ये घाव अभी भी ताजा था। भले मम्मी के रिश्तेदारों ने उन्हें अपनाया न हो, लेकिन पापा तो उस परिवार के खून थे। फिर भी रिश्तेदारों ने कोई रहम नहीं दिखाया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रिया ने धीरे से कहा, अब दादी बीमार है। लीवर कैंसर का शुरुआती स्टेज है। इलाज के लिए शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती होना चाहती है। मेरे कजिन ने मुझे फोन करके बोला कि मैं सब अरेंज करूं और खर्चा भी मैं ही उठाऊं। सोचो जरा, कैंसर का इलाज इतना सस्ता थोड़ी है। अगर मेरे पास पैसे भी हों तो भी मैं उन पर खर्च नहीं करूंगी। जिन लोगों ने हमें जिंदा लाश बना दिया, आज वो मुझसे उम्मीद कर रहे हैं। मैं तो उन्हें 1000 रुपए दे दूंगी खाने पीने के लिए, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाला। सिद्धार्थ ने बहुत शांत और ठोस आवाज में कहा, तुम्हें एक पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। जो लोग तुम्हारे भले का सोचते ही नहीं, वो तुम्हारे पैसे देने पर भी तुम्हें ताने देंगे। कहेंगे कि तुम कंजूस हो, एहसान फरामोश हो। तुम चाहे जितना भी करो, कभी खुश नहीं होंगे। उन्हें झेलने का कोई फायदा नहीं है। जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया है, उनके सामने झुकने का मतलब ही क्या है? सिद्धार्थ की बातों से रिया को थोड़ी राहत मिली। आखिर वो आदमी सिंह कॉरपोरेशन जैसा बड़ा बिजनेस संभाल रहा था, उसकी सोच भी उतनी ही सख्त थी। सिद्धार्थ को पूरी तरह लगता था कि रिया को अपने उन रिश्तेदारों को एक भी पैसा नहीं देना चाहिए। वैसे भी चाहे रिया पैसे दे या ना दे, लोग उसे अकृतज्ञ यानी बेगैरत ही कहेंगे। तो क्यों बेवजह दिल जलाना? बेहतर यही रहेगा कि वो उन लोगों पर 1 रुपया भी खर्च ना करे। जब रिया और उसकी बहन पूजा के माँ बाप की मौत हुई थी, तब वो दोनों नाबालिग थीं। इसके बावजूद उनके रिश्तेदारों ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया। ऊपर से बीमा के पैसे भी हड़प लिए और उनके माँ बाप का घर भी कब्जा लिया। गनीमत रही कि पूजा समझदार थी और धीरे धीरे सब संभाल लिया। सिद्धार्थ की बातें सुनकर रिया ने भी सोचते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो मिस्टर सिंह। मैं तुम्हारी सलाह मानूंगी और उन्हें 1 पैसा भी नहीं दूंगी। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं। जो लोग उस वक्त शर्मिंदा नहीं थे जब उन्होंने इतनी गिरी हुई हरकतें की थी,
तो अब रिया को क्यों शर्म आए। अब अगर कोई रिश्तेदार आकर ये बोलने की हिम्मत करे कि बुजुर्ग हैं, आखिर परिवार है, तो रिया उसे सीधा कर देगी। ऐसे लोग पहले उसकी जगह पर खुद को रखकर सोचें, फिर उसे जज करें। रिया आजकल सिर्फ उसी इंसान की बात सुनती है जो सच में उसके दर्द को समझ सके और जिसने खुद अपने जख्मों पर मरहम लगाकर दूसरों को माफ करना सीखा हो। वो साफ मानती है, किसी को भी जज करने से पहले उसकी जिंदगी को खुद जी कर देखो। रिया को सबसे ज्यादा नफरत उन लोगों से थी जो खुद को अच्छा दिखाने के लिए नैतिकता का ढोल पीटते हैं। थोड़ी ही देर बाद सिद्धार्थ ने उसे मनाली यूनिवर्सिटी के गेट पर उतार दिया। इस वक्त स्कूल में क्लासेस चल रही थी, इसलिए स्कूल के बाहर ज्यादा भीड़ नहीं थी। शॉप के अंदर कैश काउंटर पर सुमन बैठी हुई थी और फोन में बिजी थी। तभी जैसे ही उसने देखा कि सिद्धार्थ रिया को छोड़ने आया है, वो तुरंत खड़ी हो गई। मिस्टर सिंह, सुमन ने सिद्धार्थ को नमस्ते कहा। सिद्धार्थ गाड़ी से उतरे बिना ही विंडो नीचे करके हल्की सी मुस्कान के साथ सुमन को देखकर सिर हिला दिया। अब काम पर लगो, ऑफिस पहुंचते ही मुझे मैसेज कर देना। रिया ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। सिद्धार्थ ने दोनों को फिर से सिर हिलाकर अलविदा कहा और विंडो ऊपर कर दी। फिर गाड़ी रिवर्स करके धीरे से वहां से निकल गया। सुमन ने हंसते हुए छेड़ा, अरे तुम्हारी बाइक कहाँ है? क्या अब तुम्हारे पति तुम्हें रोज पिक ड्रॉप करेंगे? लग रहा है तुम दोनों की खूब जम रही है। रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ सब ठीक चल रहा है। असल में जब तक सिद्धार्थ उसकी लिमिट क्रॉस ना करे और रिया भी उस पर भड़क कर हमला ना करे, तब तक दोनों की बनती थी। रिया ने आगे बताया, दरअसल मेरी बाइक बीच रास्ते में खराब हो गई थी। अच्छी बात ये रही कि तुम्हारा कजिन राज वहीं मिल गया। उसने मेरी बाइक वर्कशॉप भिजवा दी और मुझे घर भी छोड़ दिया। मैं सोच रही हूँ कि उसे डिनर पर बुलाकर थैंक्स बोल दूँ। तुम भी साथ चलना। सुमन ने हंसते हुए कहा, अरे इसमें इतना क्या, दोस्त किस दिन काम आते हैं। रिया ने गंभीरता से कहा, फिर भी उसने मेरी मदद की है, कम से कम एक डिनर तो बनता है। मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं। सुमन की जुबान पर कुछ आने ही वाला था, लेकिन अब रिया शादीशुदा थी, इसलिए उसे समझ आ गया कि रिया अब ऐसे मामलों में काफी क्लियर है। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जब भी डेट फिक्स हो मुझे बता देना। मैं तो वैसे भी फ्री खाना खाने को हमेशा रेडी हूँ। इधर सिद्धार्थ ऑफिस पहुंच चुका था। अपने केबिन जाते हुए उसने सेक्रेटरी को बोला, जाओ एडमिन हेड से बोलो मेरे केबिन में आए। सेक्रेटरी ने तुरंत इंटरकॉम उठाया और कॉल मिलाई। मिस्टर पठान, मिस्टर सिंह आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं। रोहन पठान ने बिना कोई सवाल किए कॉल काट दी। कुछ मिनट बाद रोहन ने सिद्धार्थ के केबिन का दरवाजा खटखटाया और अंदर आ गया। सिद्धार्थ अपने पेपर्स में बिजी था, लेकिन जैसे ही रोहन अंदर आया, उसने पेन नीचे रखा और इशारे से उसे पास बुलाया। क्या काम है बॉस? वैसे तो रोहन और सिद्धार्थ एक ही कॉलेज से ग्रेजुएट थे। सिद्धार्थ को पता था कि रोहन कितना टैलेंटेड है, इसलिए उसे अपनी कंपनी में लाया था। रोहन ने भी खुद को साबित कर दिया था और अब वो सिद्धार्थ के राइट हैंड की तरह था। दोनों के बीच जबरदस्त ट्रस्ट था। हाँ, काम है, लेकिन पर्सनल प्राइवेसी चाहिए बस। रोहन हंसते हुए कुर्सी पर बैठ गया। अरे भाई, इतना सीरियस क्यों? फोन पर भी बोल सकते थे। रोहन को आदत थी, सिद्धार्थ कई बार उससे पर्सनल काम भी करवा लेता था। एक इन्वेस्टिगेशन करानी है। रोहन मुस्कुरा कर बोला, भाई तेरे लिए तो मैं कई बार जासूसी कर चुका हूँ, बता किसकी खैर नहीं है इस बार। असल में पठान फैमिली भी बहुत पावरफुल थी, लेकिन बहुत ही लो प्रोफाइल रहती थी। उनकी नेटवर्किंग इतनी स्ट्रांग थी कि बड़े बड़े शहरों में उनकी पकड़ थी। खासकर अपने शहर मनाली में तो उनके लिए कुछ भी पता करना बाएं हाथ का खेल था। पर ये सुविधा हर किसी के लिए नहीं थी। सिद्धार्थ के साथ दोस्ती और प्रोफेशनल रिलेशन होने की वजह से और उनके फैमिली हेड के सिद्धार्थ के प्रति सम्मान के कारण सिद्धार्थ को ये एक्सेस मिल जाती थी। याद है ना, मैंने बताया था मेरी दादी मुझे उस लड़की से शादी करने को बोल रही थी जिसने उनकी जान बचाई थी। रोहन हंसते हुए बोला, हाँ तू तो कर भी चुका है शादी। क्या अब दादी दूसरी करवाना चाहती है? सिद्धार्थ ने मुंह बनाया, एक ही काफी है भाई। हमारे खानदान के मर्दों को दूसरी बीवी की परमिशन नहीं है।
रोहन ने चुटकी ली, मतलब अब बीवी में इंटरेस्ट जाग रहा है, तभी उसकी पूरी हिस्ट्री खंगालनी है। सिद्धार्थ शांत लहजे में बोला, इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, बस अब जब शादी हो गई है तो सही से जानना जरूरी है कि मैं किस फैमिली से जुड़ा हूँ। दरअसल रिया ने कभी कभी अपने परिवार के बारे में उसे थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन पूरा सच नहीं बताया था। सिद्धार्थ को लगा पहले सब कुछ सही से पता कर लेना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वो रिया की मदद कर सके। उसे अब याद भी आ गया कि पहले भी बिना सोचे समझे उसने कितनी जल्दी फैसला ले लिया था और बाद में पछताया। अब वो वही गलती दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। रोहन ने मजाक में कहा, भाई सीधा बैठकर उससे बातें कर, खुद ही सब जान जाएगा। वैसे रोहन के लिए ये कोई बड़ा इन्वेस्टिगेशन नहीं था। उसने सोचा कि अपने बंदों को भेजकर आराम से ये काम करवा देगा, फैमिली नेटवर्क यूज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसे भी पता था कि सिद्धार्थ की बीवी कोई अमीर घर की लड़की नहीं है, बस एक सिंपल लड़की है जिसने सिद्धार्थ की दादी की जान बचाई थी, इसलिए शादी हो गई। रोहन को पूरा भरोसा था कि वो लड़की दिल से अच्छी होगी और सिद्धार्थ खुद भी धीरे धीरे उस पर फिदा हो जाएगा। सिद्धार्थ बोला, शायद उसे कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मुझे पहले सब पता करना है ताकि मैं सही वक्त पर उसकी मदद कर सकूं। रोहन की दिलचस्पी और बढ़ गई। ओह, मतलब अब प्यार व्यार का चक्कर है, अभी से उसकी साइड लेने लगा है तू। सिद्धार्थ ने हल्की सी स्माइल दी, प्यार हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो मेरी बीवी है, भले ही नाम के लिए ही सही। जब तक मेरी बीवी है उसे प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। ये दिल की बात नहीं, मर्द की ईगो की बात है। रोहन हंसते हंसते बोला, भाई खुद को बेवकूफ मत बना, तू फंस चुका है। रोहन, सिद्धार्थ ने झुंझलाते हुए पुकारा। सिद्धार्थ जो कह रहा था वो उसकी ईगो ही तो थी। सच्चाई यही थी, रिया उसकी बीवी थी। अगर कोई उस पर हाथ डालने की कोशिश करता तो सीधे उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात आती। ऐसा वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। रोहन हंसते हुए बोला, ठीक है भाई, मान लिया, सब तेरी ईगो और प्राइड के लिए ही है। चल, मैं देखता हूँ। तेरी वाइफ का नाम रिया रॉय है ना? वैसे ये काम तू शिवम से भी करवा सकता था, मैं तो पहले से ही तेरे बिजनेस के कामों में सिर तक डूबा हूँ, पानी पीने तक की फुर्सत नहीं मिलती। सिद्धार्थ उठकर खुद उसके लिए पानी लेकर आया और बोला, लो पानी पी लो, ताकि बाद में ये मत कहना कि पानी तक पीने का टाइम नहीं दिया मैंने। रोहन ने मुंह बनाते हुए कहा, हूँ, बड़ी मेहरबानी तेरी। सिद्धार्थ ने मजाक में कहा, तू प्यासा होता तो खुद ही पानी पी लेता, कब से तू मुझसे पूछकर कुछ करता है? दोस्ती है या डील? रोहन मुस्कुराते हुए बोला, शिवम से करवाता तो वो तो कुछ भी छुपा नहीं सकता, सबको बता देता। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, सही कहा, उसकी जुबान पर लगाम ही नहीं है। रोहन हल्की हंसी में कांप गया, हाँ भाई, ये काम मैं कर दूंगा, मगर पूरी डिटेल्स चाहिए या सिर्फ बेसिक? सिद्धार्थ गंभीर होते हुए बोला, हर एक डिटेल चाहिए, उसके पूरे खानदान की भी। मुझे शक है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है उसके घर वालों के साथ। उसने ठंडी सांस भरी और रोहन की ओर देखा। उसकी बहन की प्रॉब्लम्स में मैं नहीं पड़ना चाहता, लेकिन अपनी बीवी की परेशानी से तो मुंह नहीं मोड़ सकता। जब तक सब कुछ साफ साफ पता न चल जाए, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। हार जीत का खेल तभी जीता जाता है जब अपने साथ सामने वाले की ताकत अच्छे से पता हो। रोहन समझ गया और बोला, मुझे लगा था तेरी वाइफ की बस एक ही बहन है। सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा, हाँ, बहन एक है, पर बाकी रिश्तेदार पूरे जमात हैं, जो सिर्फ पैसों के पीछे पड़े रहते हैं। रोहन हंसते हुए बोला, ओह, तभी तूने अपनी शादी और असली पहचान छुपा रखी है। ऐसे रिश्तेदारों के साथ तो हर चीज उलझ जाती है। सिद्धार्थ खामोश रहा। असल वजह ये नहीं थी कि वो इन लालची रिश्तेदारों से डरता था, असली बात ये थी कि वो खुद रिया के कैरेक्टर को अच्छे से परखना चाहता था। शादी के वक्त उसने रिया को सिर्फ गोल्ड डिगर समझा था, वो भी दादी की जिद पर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि शायद उसने पहले ही उसे गलत समझ लिया था। फिर भी रिया को अभी भी एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। अगर उसे लगेगा कि रिया वाकई उस लायक है, तो वो सब सच बता देगा और इस फेक रिलेशन को असली बना देगा।
फिर ये रिश्ता जिंदगी भर का होगा। रोहन ने पानी का आखिरी घूंट लिया और बोला, और कुछ? सिद्धार्थ बोला, नहीं, बस ये काम जल्दी से करवा दो। अब जाओ और अपना काम देखो। रोहन उठते उठते रुक गया और मुड़कर बोला, अरे सुन, एक सवाल, जब किसी लड़की के बारे में तुमसे गलती हो जाए तो माफी कैसे मांगते हो? रोहन ने मुंह बनाकर कहा, तेरे पास जुबान है ना, उसी से सॉरी बोल देना। क्या ये भी सिखाना पड़ेगा? सिद्धार्थ। रोहन ने फिर हंसते हुए कहा, अरे, मुझे समझ आ गया। तू ये पूछ रहा है कि माफी में क्या गिफ्ट देना चाहिए। देख, लड़कियों को फूल, ज्वेलरी, परफ्यूम, स्किन केयर जैसी चीजें बहुत पसंद होती हैं। इनमें से कुछ भी दे देना, सब समझ जाएंगी। एपिसोड 67। सिद्धार्थ के मुंह से वैसे भी कभी कुछ अच्छा निकलता नहीं था, सच कहे तो शायद उसे अपने एक्शन से माफी मांगनी चाहिए। क्या बात है, क्या इस बार बीवी को लेकर कुछ गड़बड़ कर दी? माफी वाले गिफ्ट की नौबत आ गई क्या? रोहन का गॉसिप का पूरा मूड था। तेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, अपने काम पर ध्यान दे। आज रात मिस्टर बमरौलिया से पार्टनरशिप की मीटिंग तेरे जिम्मे है, मैं बिजी रहूंगा। सिद्धार्थ की आज रात बीवी के साथ उसकी बहन के घर डिनर पर जाने की प्लानिंग थी। इतनी क्या बिजीनेस है? कहाँ जा रहे हो? शादीशुदा आदमी अगर सारा टाइम काम में डूबा रहेगा तो फिर उसकी बीवी को धोखा देने का बहाना मिल जाएगा। रोहन ने कहा। सिद्धार्थ को कोई जवाब नहीं सूझा। कम से कम रोहन को अब समझ आ गया था कि उस पर मीटिंग का काम क्यों डाला गया, क्योंकि उसका बॉस अपनी बीवी के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहता था। सिद्धार्थ को अपनी शादी का बड़ा घमंड था। रोहन भी सोच रहा था कि काश उसकी भी शादी होती, तो वह भी बहाने बनाकर मीटिंग्स टाल सकता और घर जाकर बीवी के साथ टाइम बिता सकता। मगर उसकी किस्मत में तो अभी तक कोई गर्लफ्रेंड तक नहीं थी, शादी तो दूर की बात थी। इस कड़वे सच के साथ रोहन मायूस होकर निकल गया। उधर उसी आसमान के नीचे सबकी अपनी अपनी लाइफ चल रही थी। जब पूजा ने रिया को रात के खाने पर बुला लिया तो वह अपने बेटे चीकू को खाना खिलाकर उसे स्ट्रोलर में बिठाकर ग्रोसरी लेने निकल ही रही थी कि तभी उसके पति अमित का फोन आ गया। हाँ बोलो, क्या हुआ? शॉपिंग हो गई? अमित ने फोन पर पूछा। अभी निकली ही हूँ। कुछ खास चाहिए क्या आज खाने में? आज जरा ज्यादा सामान ले आना, मेरे मम्मी पापा और बहन आ रहे हैं। मेरी बहन को सी फूड बहुत पसंद है तो वो ज्यादा ले आना, और माँ को मीट पसंद है तो वो ज्यादा ले आना। पूजा ने कहा, सी फूड बहुत महंगा आता है। तुम्हारी बहन को तो हर बार सैल्मन और ऑयस्टर ही चाहिए होते हैं, और ऊपर से आधी प्लेट अकेली साफ कर देती है। बीफ भी अब सस्ता नहीं रहा, वह भी बहुत महंगा चल रहा है। मैं तो चीकू के लिए भी इतना खर्च नहीं करती। पूजा को ससुराल वालों की खातिरदारी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हर बार जब वो आते तो उन्हें महंगे से महंगा खाना चाहिए होता था, और फिर पूजा की बुराइयां भी करते थे, वो भी अमित के सामने। हर बार उनकी वजह से अमित और पूजा के बीच झगड़ा हो जाता था, और फिर कई दिन तक सन्नाटा छाया रहता था। उसकी नंद तो सबसे ज्यादा जहरीली थी। उसे दूसरों के बीच जहर घोलने में मजा आता था। जितना कहा है उतना कर, ज्यादा अकड़ मत दिखा। और सुन, पिछली बार तूने अपने लिए जो 1000 रुपए के कपड़े खरीदे थे, उसका पैसा भी मुझे वापस देना है। तो आज ग्रोसरी के पैसे घर के अकाउंट से मत देना, अपने पैसे से लेना। पूजा का दिल टूट गया। उसे गुस्सा भी बहुत आया। उसे लगा था कि अमित सिर्फ रिया को घर से दूर करने के लिए खर्च बांटने की बात कर रहा है। उसे कभी अंदाजा नहीं था कि अमित सच में इतना गिर जाएगा। अमित, मैं भले ही अभी नौकरी नहीं कर रही, लेकिन मैं तेरे बच्चे को पाल रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, ताकि तू आराम से काम पर फोकस कर सके। आज तू जो भी है उसमें मेरा भी हाथ है, और अब तू मुझसे खर्च आधा आधा करने की जिद पकड़ रहा है, जब मैं घर पर हूँ, नौकरी भी नहीं कर सकती। क्या मुझे तंग करने की कसम खा ली है? ठीक है, कल से तेरे मम्मी पापा को बुला ले, वो चीकू को संभाले, मैं नौकरी ढूंढने निकल जाऊंगी। तूने बच्चा पैदा किया है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी भी तेरी है। मेरे मम्मी पापा ने बड़ी मुश्किल से मुझे और मेरी बहन को पाला है, अब उनके रिटायरमेंट के दिन हैं, उन्हें चैन से जीने दे। और रही बात पैसे की, तेरे पास पैसे हैं, मुझे मत बहका। तूने अभी हाल ही में महंगी कार का नुकसान भी भर दिया था।
झूठ मत बोल कि पैसे नहीं हैं। जरूरत हो तो रिया से उधार ले ले। जब चीकू स्कूल जाने लगे तब नौकरी करके उसका पैसा लौटा देना। अमित की जिद थी कि खर्च आधा आधा हो। उसे लगता था कि पूजा का काम बस घर में बैठना है, बच्चे की देखभाल करना है, जबकि असली मेहनत तो वही करता है, कमाए, बिल, लोन सब वही भरता है। उसकी नज़र में पूजा के पास पैसे की कोई जरूरत ही नहीं थी। अमित की माँ हमेशा यही ताना देती थी कि पूजा की पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं, क्योंकि वो घर के खर्चे में तो कोई मदद कर नहीं सकती। उनके मुताबिक ऐसी औरत जो घर भी संभाले और पैसे भी कमाए, वही उनके बेटे अमित के लायक थी। सबसे बड़ी बात, पूजा ने खुद को बिल्कुल भी संवारना छोड़ दिया था। वो पहले जैसी सुंदर और आकर्षक नहीं रही थी। अब वो बस एक मोटी और बेजान सी दिखने वाली औरत बनकर रह गई थी, जिसे खुद की परवाह ही नहीं थी। अमित को अब पूजा को अपने ऑफिस के किसी इवेंट या पार्टी में ले जाने में शर्म आती थी, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसके कलीग्स या क्लाइंट्स उसका मजाक न बना दें। पूजा अब बबीता के सामने कुछ भी नहीं थी। अमित की बातों से पूजा का खून खौल उठा। उसने गुस्से में फोन काट दिया। पूजा ने जानबूझकर अमित को ये नहीं बताया कि उसने अपनी बहन रिया और उसके पति को रात के खाने पर बुलाया है। उसे मालूम था कि अगर ससुराल वाले और बहन बहनोई एक ही टेबल पर होंगे, तो ससुराल वालों के जाने के बाद घर में भयंकर लड़ाई होगी। लेकिन फिर भी, जब ससुराल वाले कभी भी बेझिझक आ सकते हैं, तो पूजा क्यों अपनी बहन को रोकती? घर में उसका भी हक है। अमित ने भले ही घर की डाउन पेमेंट और एमई दी हो, लेकिन पूजा ने भी घर की सजावट और फर्नीचर में अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी। यही सोचकर पूजा के अंदर फिर से आत्मविश्वास आ गया। अब तो वो और ज्यादा सामान लाएगी, क्योंकि आज डिनर पर उसकी बहन बहनोई भी आ रहे हैं। वैसे भी रिया को भी सी फूड पसंद है। अब जब अमित को हर चीज का हिसाब किताब चाहिए, तो पूजा भी ससुराल वालों के खर्चे नोट करना शुरू कर देगी। एक बार ससुराल वाले चले जाएं, फिर वो अमित से पूरी हिसाब किताब क्लियर करेगी। अब जब सब आधा आधा करना है, तो पूजा भी अकेले घर नहीं चला सकती। आज से पूजा ने तय कर लिया, अब वो अमित की कोई भी मदद नहीं करेगी। अब अमित खुद अपने कपड़े और खाने का ध्यान रखे। पूजा अब कभी उसके पीछे भागती नहीं फिरेगी। जब शादी हुई थी, तब अमित ने उसे बड़े प्यार से नौकरी छुड़वा दी थी। कहता था, तुम्हें बस मेरी दुल्हन बनकर घर को सजाना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। फिर जल्दी ही पूजा प्रेग्नेंट हो गई, तो उसे मजबूरी में जॉब छोड़नी पड़ी। डिलीवरी के बाद वेट कंट्रोल करना मुश्किल था। ऊपर से ब्रेस्ट फीडिंग के लिए उसे अच्छा खासा खाना पड़ता था, जिससे उसका वजन और बढ़ गया। लेकिन अब अमित उसी चीज का ताना देता था। पूजा गहरी सोच में डूबी थी। तभी उसके बेटे सनी ने स्ट्रोलर में पलटकर कहा, मम्मा। पूजा मुस्कुरा दी। उसने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और धीमे से बोली, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, चीकू। सनी फिर बोला, मम्मा, आंटी रेया। पूजा को हंसी आ गई। तुम अपनी आंटी रिया को याद कर रहे हो? मैंने उन्हें डिनर पर बुलाया है आज। जल्दी ही मिलोगे। ये सुनकर चीकू के चेहरे पर खुशी छा गई। वो अपनी माँ और आंटी के सबसे करीब था। बेटे की मासूम हंसी ने पूजा का गुस्सा थोड़ी देर के लिए भुला दिया। ससुराल वाले चाहे मदद करें या न करें, चीकू अभी छोटा है। उसे अगले साल तक और इंतजार करना होगा, तभी वो दोबारा जॉब के बारे में सोच सकती है। अब तो उसने तय कर लिया, ससुराल वालों की एक और बच्चा कर लो वाली सलाह को पूरी तरह अनदेखा कर देगी। अभी एक बच्चे को संभालना ही मुश्किल हो रहा है, दूसरा बच्चा हुआ तो उसका करियर फिर से खत्म हो जाएगा। बिना जॉब और इनकम के घर में उसकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। अमित तो साफ कह चुका है कि उसके मम्मी पापा चीकू की देखभाल नहीं करेंगे, अब उनका आराम का वक्त है। लेकिन पूजा जानती थी कि उसके सास ससुर रोज अपनी बेटी के बच्चों को स्कूल छोड़ने लाने जाते हैं। सास ससुर के लिए उनकी बेटी के बच्चे ही सब कुछ थे। उन्हें पूजा और उसके बेटे से कोई मतलब नहीं था। सच्चाई ये थी कि वो हमेशा से ही पूजा को पराई समझते रहे थे। अपनी बेटी के बच्चों और बहू के बच्चे में सास ससुर ने बहुत पहले ही बता दिया था कि उनकी नजरों में असली घर वाले कौन हैं। दोपहर के वक्त सिद्धार्थ अचानक रिया की दुकान पर आ गया। रिया और सुमन ने अपना सारा काम खत्म कर लिया था और अब दोनों टेबल पर बैठकर अपना खाना शुरू करने वाली ही थी, तभी सिद्धार्थ दुकान में आ गया।
वो सीधे रिया के पास पहुंच गया। रिया उसे देखकर हैरान रह गई और कुछ पल के लिए बस उसे देखती रह गई। सिद्धार्थ उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, क्या तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ? रिया ने तुरंत होश संभालते हुए मुस्कुरा कर कहा, नहीं, बस उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ आओगे। सब ठीक है। तुमने खाना खाया? अगर भूख लगी है तो तुम्हारे लिए भी ऑर्डर कर देती हूँ। सुमन ने सिद्धार्थ को हल्के से हाय कहा और फिर चुपचाप अपना खाना लेकर बड़े से शेल्फ के पीछे जाकर बैठ गई, ताकि दोनों को थोड़ी प्राइवेसी मिल सके। सिद्धार्थ ने कहा, मैं लंच कर चुका हूँ। तुमने इतनी देर क्यों कर दी लंच करने में? उसने घड़ी देखी, लगभग 1 बजने वाला था। सिद्धार्थ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें टाइम पर खाना चाहिए। अगर तुम्हारी सेहत बिगड़ गई तो दिक्कत हो जाएगी। आज सिद्धार्थ की 11 बजे होटल में एक क्लाइंट के साथ लंच मीटिंग थी। उसने वहां अच्छा खासा लंच किया और फिर सोचा कि रिया की दुकान पर भी झांक ले। अगर उसे पहले पता होता कि रिया ने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो वो शायद उसे भी अपने साथ लंच पर बुला लेता। पर ये तो नामुमकिन था। वो वहां सीईओ के तौर पर गया था। रिया को ले जाता तो उसकी असलियत खुल जाती। हालांकि अपने इस अचानक ख्याल से वो खुद भी थोड़ी देर के लिए चौंक गया, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी भाव नहीं बदले। वो बस ठंडे लहजे में बोला, अपना खाना पैक करो, कार में खा लेना। तुम्हें कहीं ले जाना है? रिया ने हैरानी से पूछा, कहाँ? कुछ जरूरी है क्या? सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधे बाहर निकल गया। रिया कुछ सेकंड सोचती रही, फिर अपना खाना पैक किया और सुमन को बताकर जल्दी से सिद्धार्थ के पीछे पीछे बाहर निकल गई। जैसे ही वो कार में बैठी, उसने फिर पूछा, आखिर हमें जाना कहाँ है? इतना जरूरी क्या है? सिद्धार्थ ने अब भी कुछ नहीं बताया। जब उससे कुछ नहीं उगलवा पाई तो रिया ने हार मानकर अपना ध्यान लंच पर लगाया। जब तक उसने खाना खत्म किया, सिद्धार्थ की कार एक जगह आकर रुक गई, एक कार शोरूम के सामने। सिद्धार्थ ने बस इतना कहा, चलो अंदर चलते हैं, तुम्हारी बाइक अब जवाब दे चुकी है। रिया हैरान होकर कार शोरूम में उसके पीछे पीछे चल पड़ी। रिया ने धीरे से सिद्धार्थ से पूछा, तुमने तो कहा था बस एडवांस भरने में मेरी मदद करोगे। सिद्धार्थ ने शांत लहजे में जवाब दिया, जो कार तुमने पसंद की थी वो मैं आराम से खरीद सकता हूँ, इसलिए पूरा पेमेंट कर दिया। ओह, रिया ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें आधे पैसे बाद में भेज दूंगी। सिद्धार्थ ने उसकी तरफ एक नजर डाली और बोला, रहने दो। रिया ने पलकें झपकाईं। क्या मतलब? क्या ये गाड़ी वो उसे गिफ्ट कर रहा है? सिद्धार्थ के लिए ये कार खरीदना मुश्किल नहीं था, लेकिन ये कार कोई मामूली चीज नहीं थी, पूरा 8-10 लाख से ऊपर की थी। हाँ, दोनों शादीशुदा थे, मगर उनके बीच शादी को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था और वो भी बस दिखावे की शादी थी। सबसे बड़ी बात, उन्होंने पहले ही 6 महीने बाद अलग होने का एग्रीमेंट साइन किया था। सिद्धार्थ का इस तरह अचानक इतनी महंगी गाड़ी गिफ्ट करना रिया को अजीब लग रहा था। उसे लगने लगा कि कोई ना कोई बात तो जरूर है। दुनिया में कोई फ्री का लंच नहीं मिलता। रिया झट से सिद्धार्थ को शोरूम से खींचकर बाहर ले गई, जहां कोई सुन न सके। फिर सीधी बात पर आ गई, मिस्टर सिंह, आप मुझे इतनी महंगी गाड़ी क्यों गिफ्ट कर रहे हो? जब तक तुम साफ साफ नहीं बताओगे, मैं इस गाड़ी को हाथ तक नहीं लगाऊंगी। मुझे किसी का एहसान लेना पसंद नहीं। किसी का कर्ज चुकाना सबसे मुश्किल काम होता है। सिद्धार्थ कुछ सेकंड उसकी आंखों में देखता रहा, फिर उसने नजरें घुमा ली। रिया ने साफ देखा कि उसके चेहरे पर हल्की सी लाली आ गई थी। रिया सोच में पड़ गई। थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ ने धीरे से कहा, कल रात दरअसल मैंने तुम्हारे बारे में गलतफहमी पाल ली थी। रिया के दिमाग की बत्ती जल गई। ओह, मतलब ये गाड़ी तुम मुझे सॉरी बोलने के लिए दे रहे हो? सिद्धार्थ की नजरें फिर से उससे मिली। अच्छा ही हुआ कि उसे बात जल्दी समझ आ गई। रिया ने कहा, कल रात हम दोनों की गलतफहमी क्लियर हो गई थी। तुमने मुझसे माफी भी मांग ली थी। हाँ, मैं उस वक्त काफी गुस्से में थी, लेकिन अब सब ठीक है। इसके लिए तुम्हें इतनी महंगी गाड़ी देने की कोई जरूरत नहीं है। सिद्धार्थ ने बस इतना कहा, कार होने से काम आसान हो जाएगा। रिया भी जानती थी कि गाड़ी से काफी सहूलियत होती है, लेकिन फिर भी वो सोच में पड़ गई। सिद्धार्थ ने ठंडे अंदाज में कहा, वैसे भी तुम्हें अपनी पुरानी कार बेचनी है।
ये डील वैसे भी प्रैक्टिकल है। उसने पहले से ही सब पेपर वर्क तैयार करवा रखा था।